हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज मैं बात करने वाला हूं अगले चैप्टर कंपोनेंट्स एंड लेआउट्स इन नेक्स्ट जेएस के बारे में। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट कैसे क्रिएट करें, उसके बाद सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स को कवर करेंगे और कॉमन एंड कंडीशनल लेआउट्स को कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम, और अगर आप पहले से ही हमारे व्यूअर हैं तो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आज के वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस में कंपोनेंट क्या होता है और हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज अ कंपोनेंट इन नेक्स्ट जेएस एंड हाउ डू वी क्रिएट इट? अ कंपोनेंट इन नेक्स्ट जेएस इज अ reusable piece of code that defines a part of the user interface. Components allow you to split the UI into independent reusable pieces and think about each piece in isolation. Components can be functions or classes in JavaScript or TypeScript. Next.js में component एक reusable piece of code होता है जो user interface के एक हिस्से को define करता है। Components आपको UI को independent reusable pieces में split करने की अनुमति देते हैं और हर piece के बारे में isolation में सोचने का अवसर देते हैं। Components JavaScript या TypeScript में functions या classes हो सकते हैं। Example, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स डायरेक्टरी के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट .js फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम फर्स्ट कंपोनेंट फाइल के अंदर के कोड को समझेंगे। देखिए ये कोड कैसा है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है ताकि हम रिएक्ट कंपोनेंट्स बना सकें। फिर कॉन्स्ट फर्स्ट कंपोनेंट, यह एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो JSX में UI को डिफाइन करता है। रिटर्न में यह HTML स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जो कंपोनेंट रेंडर करेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट कंपोनेंट, यह स्टेटमेंट कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करता है ताकि हम इसे दूसरे फाइल्स में यूज़ कर सकें। अब हम इस कंपोनेंट को अपने मेन पेज में यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐप के अंदर page.js फाइल है। page.js में हमने फर्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। रिटर्न में हमने फर्स्ट कंपोनेंट को HTML स्ट्रक्चर में यूज़ किया ताकि यह होम पेज पर रेंडर हो सके। अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम लोकल होस्ट 3000 URL एक्सेस करते हैं तो हमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट दिखेगा। इस तरह आप Next.js में कंपोनेंट्स क्रिएट और यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आपके कोड को मॉड्यूलर और रीयूजेबल बनाते हैं जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस आसान हो जाती है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स। इसमें पहला सवाल है, व्हाट आर सर्वर कंपोनेंट्स एंड हाउ डू वी क्रिएट देम? अंडरस्टैंडिंग सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड ऑन द सर्वर एंड सेंट टू द क्लाइंट एज स्टैटिक HTML। सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर पर रेंडर होते हैं और क्लाइंट को स्टैटिक HTML के रूप में भेजे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इस कोड स्निपेट को। क्रिएटिंग द कंपोनेंट, यहाँ हमने एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट बनाया जो सर्वर पर रेंडर होता है। रेंडरिंग ऑन द सर्वर, जब यह कंपोनेंट रेंडर होता है तो यह स्टैटिक HTML के रूप में क्लाइंट को भेजा जाता है। परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, इसका मतलब है कि यह कंपोनेंट सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट को स्टैटिक कंटेंट के रूप में भेजा जाता है जिससे इनिशियल लोड फास्ट होता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा सर्वर कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। ये स्टैटिक HTML आउटपुट है जो सर्वर कंपोनेंट से जनरेट हुआ है। अब अगला सवाल, व्हाट आर क्लाइंट कंपोनेंट्स एंड हाउ डू वी क्रिएट देम? क्लाइंट कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड ऑन द क्लाइंट साइड एंड कैन हैंडल इंटरएक्टिविटी। क्लाइंट कंपोनेंट्स क्लाइंट साइड पर रेंडर होते हैं और इंटरएक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोड फॉर क्लाइंट कंपोनेंट। इंपोर्टिंग यूज स्टेट हुक, क्लाइंट कंपोनेंट में हमने रिएक्ट और यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट किया। यूज स्टेट हुक का यूज़ करके हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई। क्रिएटिंग इंटरएक्टिविटी, हमने एक बटन ऐड किया जो काउंट को इंक्रीमेंट करता है जब उसे क्लिक किया जाता है। इस कंपोनेंट को क्लाइंट साइड पर रेंडर किया जाता है जिससे यह यूज़र इंटरेक्शन को हैंडल कर सकता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्लाइंट कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट बढ़ता जाएगा।
तो दोस्तों, हमने देखा कि क्लाइंट कंपोनेंट्स Next.js में क्लाइंट साइड पर रेंडर होते हैं और इंटरएक्टिविटी को हैंडल कर सकते हैं। हमने एक सिंपल क्लाइंट कंपोनेंट बनाया जो यूजर इंटरैक्शन के आधार पर काउंट को इंक्रीमेंट करता है। इससे पता चलता है कि क्लाइंट कंपोनेंट्स यूजर इंटरैक्शन और डायनामिक अपडेट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सर्वर कंपोनेंट्स इन Next.js? यह सवाल इंटरमीडिएट है। सर्वर कंपोनेंट्स कैन improve performance by reducing the amount of JavaScript sent to the client. They also enhance security by keeping sensitive data on the server. सर्वर कंपोनेंट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये क्लाइंट को भेजे जाने वाले जावास्क्रिप्ट की मात्रा को कम कर देते हैं। ये सिक्योरिटी को भी एनहांस करते हैं क्योंकि सेंसिटिव डेटा सर्वर पर ही रहता है। अब इसके डिटेल्ड बेनिफिट्स को देखते हैं। नंबर 1, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सर्वर कंपोनेंट्स स्टैटिक HTML के रूप में भेजे जाते हैं जिससे क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट की मात्रा कम हो जाती है। कम जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि ब्राउज़र को कम पार्सिंग और एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है जिससे पेज फास्टर लोड होता है। यह यूज़र्स के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करता है, खासकर लो पावर डिवाइसेस और स्लो नेटवर्क्स पर। नंबर 2, एनहांस्ड सिक्योरिटी। सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं जिससे सेंसिटिव डेटा को क्लाइंट साइड पर भेजने की आवश्यकता नहीं होती। इससे डेटा ब्रीचेस और अन्य सिक्योरिटी रिस्क्स कम हो जाते हैं। सेंसिटिव ऑपरेशंस और डेटा प्रोसेसिंग सर्वर पर की जा सकती है जिससे डेटा सुरक्षित रहता है। नंबर 3, SEO बेनिफिट्स। सर्वर कंपोनेंट सर्च इंजिन्स के लिए फुली रेंडर्ड HTML प्रदान करते हैं। इससे सर्च इंजिन्स आसानी से कंटेंट को क्रॉल और इंडेक्स कर सकते हैं जिससे SEO इम्प्रूव होता है। बेटर SEO का मतलब है कि आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक कर सकती है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कैन यू यूज हुक्स इन सर्वर कंपोनेंट्स? नहीं, हुक्स जैसे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि ये हुक्स क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाउ डू सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर? सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स कैन इंटरैक्ट बाय पासिंग प्रॉप्स from server components to client components. This allows server components to handle data fetching and pass the data to client components for rendering. सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉप्स के माध्यम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह सर्वर कंपोनेंट्स को डेटा फेचिंग हैंडल करने और क्लाइंट कंपोनेंट्स को डेटा पास करने की अनुमति देता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब हम पेरेंट कंपोनेंट .js, क्लाइंट कंपोनेंट .js और सर्वर कंपोनेंट .js फाइल्स में कोड समझते हैं। सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमने रिएक्ट और दूसरे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया। हमने डेटा नाम की एक कांस्टेंट बनाई जिसमें मैसेज स्टोर्ड है। हमने सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट को रेंडर किया और डेटा को प्रॉप्स के रूप में क्लाइंट कंपोनेंट को पास किया। अब सर्वर कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया। सर्वर कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो सिर्फ एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करता है। अब क्लाइंट कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हमने रिएक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। क्लाइंट कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो डेटा को प्रॉप्स के रूप में एक्सेप्ट करता है। यूज स्टेट हुक का उपयोग करके हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई। हमने डेटा डॉट मैसेज को डिस्प्ले किया और एक बटन ऐड किया जो काउंट को इंक्रीमेंट करता है। पेरेंट कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट से डेटा फेच करता है और इसे क्लाइंट कंपोनेंट को प्रॉप्स के रूप में पास करता है। क्लाइंट कंपोनेंट इस डेटा को रेंडर करता है और यूजर इंटरेक्शन हैंडल करता है। इससे सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि सर्वर कंपोनेंट का मैसेज क्लाइंट कंपोनेंट में पास हो रहा है और डिस्प्ले हो रहा है। जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स प्रॉप्स के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं और डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और प्रॉप्स के माध्यम से डेटा कैसे पास करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव एंड व्हेन शुड यू यूज़ इट? The use client directive in Next.js is used to explicitly mark a component as a client component. This is necessary when a component uses client-side features like state or effects. Next.js में use client directive का use एक component को explicitly client component के रूप में mark करने के लिए किया जाता है। ये आवश्यक होता है जब कोई component client-side features जैसे state या effects का उपयोग करता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यूज क्लाइंट डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज और फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब हम क्लाइंट ओनली कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल में कोड लिखते हैं। यूज क्लाइंट डायरेक्टिव कंपोनेंट के ऊपर पर रखा जाता है ताकि यह नेक्स्ट जेएस को बता सके कि यह एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। हमने रिएक्ट और यूज स्टेट को इंपोर्ट किया। क्लाइंट ओनली कंपोनेंट एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो क्लाइंट साइड पर रेंडर होता है। यूज स्टेट हुक का उपयोग करके हमने काउंट नाम की स्टेट बनाई। हमने HTML स्ट्रक्चर में काउंट को डिस्प्ले किया और एक बटन ऐड किया जो काउंट को इंक्रीमेंट करता है। यूज क्लाइंट डायरेक्टिव को कंपोनेंट के सबसे ऊपर पर ऐड किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कंपोनेंट हमेशा क्लाइंट साइड पर रेंडर हो। क्लाइंट ओनली कंपोनेंट यूज स्टेट हुक का उपयोग करके स्टेट को मैनेज करता है और यूज़र इंटरेक्शन हैंडल करता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्लाइंट ओनली कंपोनेंट कैसे दिखता है। जब हम इस कंपोनेंट को ब्राउज़र में रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ओनली कंपोनेंट का मैसेज और काउंट वैल्यू डिस्प्ले हो रहे हैं। जब आप इंक्रीमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो काउंट वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज़ करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका कंपोनेंट हमेशा क्लाइंट साइड पर रेंडर हो। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव क्या है और इसका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। इस तरह हमने Next.js में कंपोनेंट्स के बारे में सीखा। हमने देखा कैसे एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है, सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स के बीच फ़र्क क्या होता है और कैसे इनका उपयोग करके आप अपने Next.js एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम Next.js के इसी टॉपिक के एडवांस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।